हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपद काल और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। क्योंकि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड दिए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मगध साम्राज्य पर जो शासन करने का सिलसिला था वो बृहद्रथ वंश द्वारा शुरू हुआ था। बृहद्रथ वंश जिसके संस्थापक थे खुद बृहद्रथ। इसके बाद हर्यक वंश आया जिसका संस्थापक बिंबिसार था। इसके बाद शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश, और नंद वंश के धनानंद को हराकर आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद अर्थात मौर्य वंश आता है, फिर आता है शुंग वंश। तो इस तरह से मगध साम्राज्य ने ख्याति प्राप्त की। यहाँ पर इन प्रमुख जो साम्राज्य थे, जो प्रमुख वंश थे, इन्होंने शासन किया मगध साम्राज्य पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। और हमारा पहला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, नंद वंश की जो स्थापना है वो महापद्म नंद के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि चाणक्य का शिष्य था, ठीक है, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद और अंतिम शासक था धनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके और स्वयं गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है। ओके, यह अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, कौन सा वंश भारत में पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश। हर्यक वंश को प्राचीन इतिहास के अंदर पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। पितृहंता यानी कि पिता की हत्या करने वाला वंश, क्योंकि हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार, और बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना, और उसके बाद अजातशत्रु का पुत्र उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना। तो इस तरह से इन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को यानी कि राज सिंहासन को ग्रहण किया, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ जो हैं इनके अंदर गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक के नाम से जाना गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गिरिब्रज भी मगध की राजधानी रह चुकी है, ठीक है, इसी को राजगृह बोला जाता है। इसके अलावा पाटलिपुत्र भी मगध की राजधानी रह चुकी है, लेकिन ये जो कौशाम्बी है ये कभी भी मगध की राजधानी नहीं रही है। इसके अलावा वैशाली जो है ये भी मगध की राजधानी रह चुकी है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कौशाम्बी कभी भी मगध की राजधानी नहीं रही। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन सर्वप्रथम हर्यक वंश के शासन उदयन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है ये अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलता है, जो कि बुद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग भारतवर्ष के अंदर टोटल 16 महाजनपद थे। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है ये अंगुत्तर निकाय। तो यहीं से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि भारत के अंदर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। जैन धर्म भगवती सूत्र से भी इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन उसमें जो नाम दिए गए हैं वो कुछ अलग हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था, इसकी शुरुआत किस विजय से हुई? जो मगध साम्राज्य का जो अंतिम विस्तार था, यानी कि मगध साम्राज्य जब संपूर्ण हुआ तो उसमें अंतिम राज्य को मिलाया गया था कलिंग को, लेकिन शुरुआत में यह किस विजय के द्वारा शुरुआत हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा अंग राज्य के द्वारा। तो सबसे पहले मगध के अंदर अंग राज्य को मिलाया गया था, और सबसे अंत में मगध साम्राज्य के अंदर कलिंग को मिलाया गया था, जिसे महापद्म नंद ने मिलाया था, जो कि नंद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है,
शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्स राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया और उस समय इसने अपनी राजधानी को वैशाली के अंदर स्थापित किया। लेकिन जो बाद में शासक आता है कालाशोक, इसने पुनः इस राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। वैशाली के अंदर जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, उसका जो आयोजन है वो कालाशोक द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट होगा और इसे काकवर्ण के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, ये बौद्ध संगतियाँ जो हैं ये आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह के अंदर किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और अजातशत्रु के शासनकाल में ये हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति जो है यह 383 ईसा पूर्व में यानी कि 100 सालों बाद हुई थी वैशाली के अंदर और इसकी अध्यक्षता सबाकामी नामक एक बौद्ध भिक्षु ने की थी और इसमें कालाशोक के शासनकाल में यह सब हुआ था। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और प्रथम बौद्ध संगति जो है ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब तीसरी बौद्ध संगति की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अंदर हुआ, जिसमें अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस ने और यह जो तीसरी बौद्ध संगति है ये सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में यानी कि ईसा पूर्व के बाद जो ईस्वी आती है तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी के अंदर कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और कनिष्क के शासनकाल में ये चौथी और अंतिम बौद्ध संगति हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य था? तो यह वही है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मगध। मगध ही 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली था वो मगध साम्राज्य ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की फ्री पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा जहां पर जाकर आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी जो थी वो थी राजगृह। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार और इसके समय में राजधानी राजगृह थी। इसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है और अब इसे राजगीर के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का जो पहला गणतंत्र है यानी कि लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाना, ये वैशाली के अंदर स्थापित किया गया था। वैशाली में लिच्छवी राजा द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में कौन सा एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? तो जो 16 महाजनपद हुआ करते थे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ठीक है, प्राचीन भारतवर्ष के अंदर, उसमें से एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थापित था, वो भी गोदावरी नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अश्मक साम्राज्य। तो अश्मक महाजनपद वह था जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। इससे पहले युद्ध के अंदर हाथियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। पहली बार युद्ध के अंदर हाथियों का इस्तेमाल मगध साम्राज्य ने किया था, क्योंकि मगध के जंगलों के अंदर काफ़ी मात्रा में हाथी पाए जाते थे और उसका जो उपयोग है वो मगध की सेना के अंदर किया गया। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? प्राचीन काल के अंदर अवंती की राजधानी उज्जैन थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ओके, महिष्मती, जिसको आपने बाहुबली मूवी के अंदर भी सुना होगा इसका नाम। अवंती आज का मालवा प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश का भाग था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी तथा अश्मक पोटली या पोतन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवंश का जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी, लेकिन इसका जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। इसे
चाणक्य के शिष्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मौर्य साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट होगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से कहाँ पर एक नहर खोदी गई थी? सो नंद राजा के आदेश से यानी कि महापद्म नंद के आदेश से एक नहर खोजी गई थी और वो कहाँ पर थी? वो कलिंग के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो ये तो आप सब जानते होंगे, पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था और वर्तमान में हम लोग इसे पटना के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध के अंदर इनमें से जो शासन था वो था नंदवंश का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और नंदवंश में भी वो जो अंतिम शासक था वो था धनानंद, जो कि उस समय शासन कर रहा था। भारतीय इतिहास में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? सो इससे पहले किसी भी शासक ने नियमित और स्थायी सेना नहीं रखी थी। नियमित और स्थायी सेना रखने वाला एकमात्र शासक जो सबसे प्रारंभिक था वो था बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका सही उत्तर होगा, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। उस समय भारत में नंदवंश का शासन था। ठीक है, मगध के अंदर नंदवंश का शासन था और इसका शासक था धनानंद, लेकिन वो धनानंद तक पहुंचने से पहले ही वापस लौट गया था सिकंदर और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन के अंदर। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? सो उदयन द्वारा, जो कि हर्यक वंश का एक शासक था उदयन, इसी ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की जो मृत्यु है ये बेबीलोन के अंदर हुई थी और सिकंदर मैसेडोनिया का निवासी था। इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन के अंदर हो गई थी और भारत के अंदर यह 326 ईसा पूर्व में आया था। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सो मगध साम्राज्य की जो सबसे प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिब्रज या राजगृह, जिसे कि बृहद्रथ वंश के शासक बृहद्रथ ने स्थापित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट होगा। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था और इसकी राजधानी राजगृह या राजकीर्ति, जिसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी। उदयन, जो कि हर्यक वंश का ही एक शासक था जिसे पितरहंता के रूप में भी जाना जाता है, उसने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर दी। लेकिन शिशुनाग वंश का एक शासक जो इसका संस्थापक था शिशुनाग, इसने वापिस से राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की और जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक, इसने राजधानी को फिर से पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का राजा धनानंद जो था, जो कि नंदवंश का शासक था, ये सिकंदर के समकालीन था। इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, महाजनपद युग में मगध सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार कौन सा महाजनपद हुआ? इसको बिंबिसार के द्वारा सबसे पहले मगध में मिलाया गया था अंगराज्य को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पीस या वितस्ता युद्ध, जिसे कि झेलम नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसके किनारे पर युद्ध लड़ा गया था जिसे हाइडेस्पीस युद्ध कहा जाता है। तो इस युद्ध को 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और ये जो युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर व पोरस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सिकंदर जब भारत में आया था 326 ईसा पूर्व में, उस समय उत्तर भारत के अंदर यानी कि मगध के अंदर दो राजाओं का जो शासन था वो एक था आम्बी और दूसरा था पोरस। आम्बी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसके साथ चलने का फैसला किया, यानी कि उसकी सहायता करने का फैसला किया। लेकिन ये जो राजा था पोरस, इसने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और इसने वितस्ता या झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा,
जिसे कि यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें इसने सिकंदर को बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन अंत में यह पराजित हो गया था क्योंकि इसके पास सेना जो थी वो इतनी ज़्यादा विशाल नहीं थी। इस वजह से पोरस यहाँ पर पराजित हो गया और सिकंदर ने इससे पूछा कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए, बताइए कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए क्योंकि तुम अब पराजित हो चुके हो। तो पोरस ने ये कहा कि जो एक जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ करता है। तो इससे सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पोरस के साम्राज्य को वापस लौटा दिया और सिकंदर यहीं से वापस लौट गया था, यानी कि भारत में वो आगे नहीं बढ़ा। 323 ईसा पूर्व के अंदर बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। सो ये था मगध साम्राज्य। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।